बच्चों, आप लोग स्वस्थ होगे, अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होगे घर पर, है ना। पिछले लेक्चर में मैं क्या किया था, आपको गॉस लॉ और गॉस थ्योरम के बारे में चर्चा करना सिखा रहे थे। अभी गॉस लॉ पर मैं पहुंचा भी नहीं था, केवल 4 पॉइंट में समझाया था। मैं बोला था कि गॉस लॉ में 5 चीज़ आना है। सबसे पहले एरिया एलिमेंट समझा दिए हैं। एरिया एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन बताना सिखाए एरिया का। नॉर्मली आउटवर्ड लेते हैं, ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस की बात बोले थे। और दूसरा बोले थे सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एरिया एलिमेंट और एरिया एट ए पॉइंट अराउंड ए पॉइंट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ऐसा यूनिट स्टेयर रेडियन ये सब बताए थे। सॉलिड एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन यूनिट होता है। तीसरा मैं बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट। लिखा है, फॉर्मूला लिखा दिया, E बराबर Q/4πε0r²। उसी में R वेक्टर लगाते थे तो नीचे RQ हो जाता था। और तो न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, ये सब यूनिट ये सब पढ़ा चुके हैं, यूनिट डायमेंशन था। सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म लाए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एरिया वाले में तो क्रॉस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैं बोला था डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम सिंपल भाषा में बोले थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन एज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। तो इन सारी बातों को दिमाग में रखना है। लेकिन हम लोग छोटे एरिया एलिमेंट की बात किए थे। d∅ बराबर E.dA cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड dA वेक्टर में बोला। तो इस तरह की बात है। फ्लक्स का फार्मूला, फ्लक्स के केस में पहला फिगर बताए थे हम आपको। उसमें थोड़ा सा फिगर है ना, लग रहा था कि वो तल में है। अगर तल में होगा तब तो फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तल में हो, लेमिना के तल में हो जाए तब तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। लेकिन वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तल पर क्या है, इंक्लाइंड वे में था। और एरिया का वेक्टर, एरिया वेक्टर जो होता था नॉर्मली आउटवर्ड, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल ले रहे थे थीटा। तब दिखाए थे d∅ बराबर E.dA cos थीटा। अगर E एरिया ए लिखते थे तो E.A cos थीटा, जहाँ इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे। तो इतनी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सारा प्रॉपर्टीज़ आपको याद होना चाहिए। फटाफट बोलते चलना है सबको। और अब हम जो बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड 2 सवाल और छोटा सवाल क्या करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग गॉस लॉ पर आते हैं। तो अभी हम 2 सवाल को बताना चाह रहे हैं, 2-4 सवाल बताने का कोशिश कर रहे हैं। अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। मैं लिख रखा हूँ बोर्ड पर सवाल आपको। इन ए रीजन ऑफ स्पेस ऑफ इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर बराबर अल्फा I प्लस बीटा J प्लस गामा के न्यूटन पर कूलम, या इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड ए। तो स्क्वायर ऑफ साइड ए तो एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर। अब किधर क्या प्लेन में है स्क्वायर, तो उससे एरिया का डायरेक्शन बताएं। प्लेस्ड इन, पहला है XY प्लेन, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लॉट करना है। बच्चों बताओ, यहाँ हम सीधे इसी पर आंसर देने जा रहे हैं। प्रॉब्लम हो चुका आपको, प्रॉब्लम है ये 3 गो प्रॉब्लम है इसमें छोटा XY प्लेन में बताना है। तो XY प्लेन में एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, पहले तो एरिया का मैग्नीट्यूड होगा A²। और XY प्लेन में है तो प्लस के बोलेंगे, प्लस के और माइनस के दोनों लिया जा सकता है। लेकिन बेसिकल मेनली आउटवर्ड के केस में हम लोग प्लस के लिख देते हैं। वो तो फिगर दिया रहता है, तब प्लस के और माइनस के की बात करते हैं। तो देखो भाई क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस में फाई बराबर E, तो अल्फ़ा I प्लस बीटा J प्लस गामा के, यह E वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर हो गया A² K²। अब बताइए I डॉट के बराबर 0, J डॉट के बराबर 0, K डॉट के बराबर 1। तो इसका फॉर्म निकलेगा YA²। न्यूटन पर कूलम वाला है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इन्वर्स। और वोल्ट पर मीटर बोलते हैं डायमेंशन, वोल्ट इनटू मीटर। दूसरा सवाल का पार्ट कैसे बना, अल्फ़ा I बीटा J
प्लस गामा के और ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड, और किस प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है, तो आई डायरेक्शन में एरिया का डायरेक्शन होगा, तो आई कैप लिखा जाएगा, आई डॉट आई वाला 1 हो जाएगा, तो अल्फ़ा इंटू ए स्क्वायर होगा, यहीं पर लिखा जाए अल्फ़ा इंटू ए स्क्वायर, इसका 0 हो जाएगा, जे डॉट आई के डॉट आई, ये मैं बताया था डॉट प्रोडक्ट में पहले से आपको पता है, सिमिलर वाले में 1 और डिसिमिलर वाले में 0, सिमिलर बोले तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, है ना, इस तरह से बात बोलेंगे। आई और डिसिमिलर में आई डॉट जे डॉट के डॉट आई सब क्या होगा 0, 90 डिग्री का केस होगा, डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। तो यह हो गया, इसका भी यूनिट वही सेम चीज़, फ्लक्स का यूनिट लिख देना है न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम इनवर्स और वोल्ट इनटू मीटर। थर्ड में क्या होगा, चलो इसी तरह से फाई एक्स जेड प्लेन में है तो जे होगा डायरेक्शन किसका, एरिया का, तो क्या लिखोगे अल्फ़ा आई बीटा जे प्लस गामा के डॉट ए स्क्वायर इनटू क्या जे। अब जे और जे वाला बचेगा, जे डॉट जे बराबर 1 और आई डॉट जे बराबर 0 और गामा डॉट जे बराबर 0, तो क्या निकलेगा बच्चों, बीटा इंटू ए स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स और वोल्ट इंटू मीटर। यूनिट सब बार बार बोलना है, वो सब पूछते रहता है, यूनिट डायमेंशन स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, इस तरह से बोलना है। तो एक सवाल बन जाए, इसमें थोड़ा सा सवाल को घुमा दो बच्चों। मैं पिछले लेक्चर में आपको बताया था एरिया क्या हो जाता था, इंक्लाइंड हो जाता था, मतलब स्क्वायर ही हैं और एक साइड जेड एक्सिस के अलॉन्ग ले लेते थे और दूसरा जो साइड होता था स्क्वायर का वह एक्स के साथ 37 डिग्री दिखाए थे, और तब हम लोग एक साइड का वेक्टर निकाले थे। अभी जो हम लोग डाटा लिए हैं उसमें ए है हमारा साइड और एंगल मान लो 37 डिग्री है कॉस के साथ, तो कॉस वाला कंपोनेंट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए कॉस 37 और वाई वाला कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, ए साइन 37। वाई है या जेड है क्या है वो फिगर के हिसाब से, तो हम लोग ए क्रॉस बी करके जो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर हम लोग क्या करते थे, एरिया का डायरेक्शन निकालते थे और तब उसमें डॉट प्रोडक्ट लगाते थे। तो इस तरह से वो सवाल भी आप उस सवाल को और इस दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है तो सवाल बन जाएगा। तो थोड़ा सा घुमा के सवाल भी बनाते हैं, अपने से सोचना है, फ्रेम भी कर देना है क्वेश्चन को और उसका सॉल्यूशन भी निकालना है। अभी दूसरा सवाल मैं ले जा रहा हूँ जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है। कंसीडर ए हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू वाई और डायरेक्शन क्या है, के वेक्टर के कैप जेड एक्सिस के अलॉन्ग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, लेकिन एक्स का भी फंक्शन है और वाई का भी फंक्शन है। एक्स और वाई के बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, बदलेगा। और फाइंड फ्लक्स थ्रू ए रेक्टेंगुलर प्लेन इन एक्स वाई प्लेन। जब ये रेक्टेंगुलर प्लेन है तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, और फिगर में कह रहा है एज इन द फिगर, तो यह ए है और बी है तो एरिया क्या होगा, ए बी होगा। और एक्स वाई प्लेन में है, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, प्लस के डायरेक्शन में हो जाएगा एरिया का डायरेक्शन। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ऐसे सवालों में क्या करना है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का इसको के कैप से गुना कर दें तो दो टर्म हुआ, तो एक टर्म हो जाएगा। यहाँ सॉल्यूशन हम बताना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस रेक्टेंगुलर प्लेन के थ्रू जो एक्स वाई प्लेन में। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, पहले यहाँ पर गिवन में क्या है, ई वेक्टर बराबर अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू वाई और क्या चीज़ के कैप, अल्फ़ा इंटू एक्स के कैप बीटा इंटू वाई के कैप, अलग अलग तोड़ के लिख दिए। इसको हम लोग E1 वेक्टर मान लें, इसको E2 वेक्टर मान लें और रिजल्टेंट वेक्टर E वेक्टर दिया हुआ है, E1 वेक्टर। अब E1 के कारण फ्लक्स निकालना है, पहले तो एरिया क्या होगा, उसके बाद का स्टेप यहाँ लिख रहे हैं। हेयर एरिया वेक्टर बराबर क्या होगा, ए इन कैप। अब बताओ
इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग फ्लक्स मानेंगे φ1 E1 के कॉरस्पॉन्डिंग, और E2 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स क्या चीज़ φ2। नाउ आप सोचो φ1 क्या माने, तो E1 वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स तो क्या होगा, E1 वेक्टर इंटू ए वेक्टर। E1 के जगह बच्चों अल्फ़ा एक्स के, और एरिया के जगह बच्चों ए इंटू बी इंटू के। क्या होगा, अल्फ़ा एक्स इंटू ए बी। सॉरी यह वेरिएबल है यार, इंटीग्रेशन करके होगा। पहले d∅1 निकालेंगे, सॉरी यहाँ पर इनफॉर्म फील्ड नहीं है। d∅1 बराबर E1 इंटू डी ए वेक्टर, या डी ए वेक्टर कितने दूरी पर हम लोग ले डी ए वेक्टर, थोड़ा सा मिस्टेक, यह x है और ये छोटी सी दूरी क्या है dx है। तो एरिया क्या होगा b इंटू डी एक्स। तो डी ए वेक्टर के जगह क्या लिखेंगे हम बच्चों, b इंटू डी एक्स। आई इंटू क्या है, यह d∅1 निकला। अब क्या निकला, अल्फ़ा इंटू बी और k डॉट के बराबर 1 आई इंटू क्या चीज़ x dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से कहाँ तक, a तक, तो पूरे के क्रॉस फ्लक्स निकल जाएगा, है ना। या मिस्टेक हो रहा था बच्चों, इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में सीधे ई डॉट ए वेक्टर लगा। नॉन इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले छोटे ऐसे एगमेंट के लिए निकालेंगे और तब उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ देखा है E1 DA, तो DA क्या इतना, तो यह लेंथ कितना b और इसका ये चौड़ाई कितनी होगी dx। तो एरिया क्या होगा बच्चों, DA का मैग्नीट्यूड b इंटू डी एक्स, स्मॉल b इंटू डी एक्स डाटा के हिसाब से। और डायरेक्शन क्या होगा, XY प्लेन में तो k डायरेक्शन में होगा, तो अल्फ़ा b इंटू एक्स डी एक्स, के डॉट के बराबर 1 हो गया। और टोटल फ्लक्स क्या होगा, किसके कारण, E1 वेक्टर के कारण, तो φ1 बराबर अल्फ़ा b और x dx का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक, 0 से a तक। x dx का इंटीग्रेशन बच्चों x²/2, a से 0 करना है तो a²/2 हो जाएगा। तो अल्फ़ा b इंटू a² चाहे अल्फ़ा इंटू a²b बाई क्या चीज़ 2, यह तुम्हारा आंसर हो गया। आंसर सॉरी आंसर एक पार्ट में निकाला, एक पार्ट क्या निकाला, तो φ1 निकाला। अब दूसरे E2 वेक्टर के कारण फील्ड निकालना है, इसी तरह से करना है। तो क्या होगा, ऊपर वाले को हम थोड़ा सा मिटा दें, देखो बच्चों, सिमिलरली d∅2 बराबर, अब ये d∅2 क्या लेंगे हम लोग, इस तरह लेंगे, इससे कितने दूरी पर लिए y, यहाँ से भी y, और ये जो छोटी दूरी या dy। अब क्या लिखोगे, d∅2 सिमिलरली d∅2 बराबर E2 वेक्टर इंटू dA2 वेक्टर। E2 के जगह बीटा y के कैप, और dA2 वेक्टर क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा मेरा बच्चा, इसकी सॉरी इसकी एरिया क्या होगी, लेंथ हो गया l और थिकनेस dy, लेंथ हो गया a और थिकनेस dy, तो a dy। इसी तरह बीटा इंटू a, और यह डायरेक्शन एरिया का dA2 का k कैप, XY प्लेन में है तो क्या, तो क्या लिखोगे बच्चों, बीटा इंटू a, k डॉट के 1 हो जाएगा और y dy बचेगा। तो इसलिए φ2 टोटल फ्लक्स
ड्यू टू सेकेंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फाई टू बराबर बी इंटू बीटा इंटू ए वाई डी वाई का इंटीग्रेशन 0 से b तक क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखा जाए तो बीटा ए बी स्क्वायर बाई 2। 10 टोटल फ्लक्स through a rectangular plane through a given rectangular plane, स्केलर क्वांटिटी है फ्लक्स, फाई 1 प्लस फाई 2 कर दोगे क्या निकल जाएगा, अल्फ़ा ए स्क्वायर बी बाई 2 प्लस बीटा ए बी स्क्वायर बाई 2, जो कॉमन लेके लिखना होगा, जैसा ऑप्शन में दिया रहेगा उस हिसाब से मैच करा देना है और आंसर लिखना है, और सब्जेक्टिव में रहे तो इस तरह से बनाना है। तो वो सवाल बनाना सीखना है। तो इस तरह का सवाल बताए, एक दो छोटा और मैं बता देता हूँ और तब गॉस लॉ पर ले चलता हूँ। देखो भाई सवालों में यहाँ हमसे मिस्टेक हो रहा था, उसको करेक्ट किए, सो देखे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का फंक्शन है तो पहले एक्स के टर्म में एरिया भी निकाल लिए हैं और तब उसको इंटीग्रेट करके टोटल फ्लक्स निकाले। उसी तरह सेकंड पार्ट में वाई के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एरिया एलिमेंट को भी वाई के टर्म में ले गए और इंटीग्रेट करके उसको, और दोनों टोटल फ्लक्स निकल गया मेरा बच्चा। देख लो बढ़िया से, मैं क्लासरूम में रहता, आप लोग मेरे साथ रहते तो मैं आपसे पूछता, कहीं किसी को दिक्कत है तब मैं आपसे फिर से आपको इंटरेक्ट होता। दिखा दूँ एक दो, 3 केस दिया हुआ है बच्चों। हेमी स्फेरिकल बॉडी है, अर्धगोला है, एक में फील्ड जो है इसके बेस के पैरेलल है यूनिफॉर्म। दूसरा क्या है, या फिगर है बी वाला केस, ए बी सी 3 पार्ट है, या बेस के नॉर्मल है, और तीसरे केस में फील्ड क्या है, हर पॉइंट पर कर्व सरफेस पर परपेंडिकुलर, नॉर्मल या आउटवर्ड इस तरह से इस पॉइंट पर है। और तीनों केस में क्या कहता है, इस कर्व्ड सरफेस के क्रॉस फ्लक्स क्या होगा। इस केस में तो सीधा सा है कि जितना फील्ड लाइंस आ रहा है उतना ही फील्ड लाइंस कर्व्ड सरफेस के आधे पार्ट्स में घुस रहा है और आधे पार्ट्स से निकल रहा है। इट मीन्स नेट फ्लक्स इस केस में क्या होगा, ए केस में फ्लक्स बराबर 0 कर्व सरफेस के क्रॉस। इसके क्रॉस पूछता है बच्चों, तो इस कर्व सरफेस के क्रॉस जितना फील्ड लाइंस इससे जाएगा इस पूरे सर्कुलर एरिया से, वही फ्लक्स इससे भी क्या होगा, कर्व सरफेस से। तो इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर है तो कैपिटल आर स्क्वायर। अब इस केस में क्या है, या एरिया क्या है, पूरा एरिया, सब जगह पर थीटा 0 डिग्री का मामला है, तो फ्लक्स बराबर फील्ड गुने एरिया। इस आधे गोले के सरफेस का, हेमी स्फेरिकल बॉडी का सरफेस का एरिया, पूरे स्फेयर का स्फेरिकल मतलब सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसके क्रॉस फ्लक्स क्या होगा, ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ये 3 सा पार्ट था इस सवाल का, छोटा सा। अब एक और सवाल, एक सर्कुलर कोन है बच्चों जिसका रेडियस r, हाइट h, इस तरह का शेप कोन का कोनिकल से, और इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला गया है।
इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, अब ये चला क्या है, सर्कुलर कोन से हमें कितना फ्लक्स क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, पास कर रहा है। नेट फ्लक्स तो इसमें जीरो नहीं होगा, लेकिन इससे कितना जा रहा है सो पूछा, चाहे इससे कितना निकल रहा है सो पूछा, एक तरह से सब। तो वही आप जो सेक्शन काटोगे कोनिकल शेप का, तो वह ट्रायंगुलर शेप होगा, और ट्रायंगल का जो हाफ या रेडियस जो या बेस और या हाइट हो जाएगा, इसका एरिया क्या होगा, हाफ आर एच। फिर एक सेगमेंट ना, इस तरह से बता रहा हूँ, इस तरह से काटा जाए तो क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगुलर शेप होगा, ट्रायंगल का आधा एरिया कितना होगा, हाफ आर एच। तो दूसरे तरफ का भी एरिया क्या होगा, हाफ आर एच, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई जा रहा है, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, ई इंटू हाफ आर एच, यानी टोटल एरिया क्या हो जाएगा, आर एच आर एच। तो यही फील्ड का इस फील्ड के कारण इस कोन से कितना फ्लक्स पास करेगा, ई इंटू आर एच, ई इंटू आर एच। समझने का कोशिश करेंगे, इस तरह का कोई चीज़ रखा हुआ है पूरा ढेर सारा कोन के शेप, और उसको हम आधा से क्या करें, बाइसेक्ट कर दे, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगुलर शेप होगा। ट्रायंगल का हाफ एरिया का, ये हाफ एरिया क्या होगा, हाफ, और बेस की जगह रेडियस और हाइट की जगह एच, तो हाफ आर एच। फिर दूसरा में भी क्या होगा, हाफ आर एच। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा क्रॉस सेक्शन का, वो अब कितना हो जाएगा, आर एच। तो फ्लक्स क्या होगा, फील्ड गुने एरिया में ई इंटू आर एच। इस तरह की बात थी। मैं सिलेंडर वाला केस बता रहा हूँ, ध्यान देना, यह कर्व सरफेस है, एरिया हर जगह क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड, और फील्ड में रखे हुए हो यूनिफॉर्म फील्ड में इसको ई वेक्टर है और इसका रेडियस आर है, तो यहाँ से नेट फील्ड जाएगा कितना, ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर आएगा, और पाई आर स्क्वायर एरिया का डायरेक्शन बाहर की ओर। तो फ्लक्स इस फेस के लिए क्या हो गया, φ1 बराबर ई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 180 डिग्री माइनस ई पाई आर स्क्वायर। इसके अक्रॉस फ्लक्स क्या चीज़, φ2, और इसमें एरिया का डायरेक्शन भी किधर होगा, बाहर की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या चीज़, बाहर की ओर। तो φ2 क्या होगा, ई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस जीरो इंटू कॉस 0 1, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। और इसके अक्रॉस जहाँ भी छोटा छोटा एरिया लेंगे कर्व सरफेस पर, इस केस में, उस केस में एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा मेरा बच्चा, और उस केस में कर्व सरफेस पर हर जगह टोटल, हर जगह के लिए फ्लक्स जीरो होगा, टोटल फ्लक्स भी जीरो। तो इससे इस केस के लिए फ्लक्स इतना, इस केस के लिए फ्लक्स पॉजिटिव, नेट फ्लक्स थ्रू भी क्या चीज़, सिलेंडर है ना, क्या हो जाएगा बच्चों को, नेट फ्लक्स भी जीरो। ये दोनों इक्वल, आपको ये प्लस में या इनकमिंग फ्लक्स, सॉरी माइनस वाला के, सॉरी इनकमिंग फील्ड लाइन्स, और आउटगोइंग फील्ड लाइन्स वाला में फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में एरिया बाहर और फील्ड लाइन्स अंदर, फ्लक्स ई इंटू क्या चीज, पाई आर स्क्वायर। सेकेंड केस इस क्रॉस सेक्शन से ई इंटू पाई आर स्क्वायर, कॉस 0 का मामला है, तो इधर दोनों इक्वल प्लस और माइनस में बराबर है, तो दोनों मिलकर क्या होगा, टोटल फ्लक्स अक्रॉस दिस सिलेंड्रिकल सरफेस विल बी क्या चीज, जीरो। इस फील्ड को सोचना पड़ेगा आपको खुद। एक क्यूबाइट का सवाल ले लेते हैं, अलग से अलग इसी में दिखाए जा रहे हैं। और फील्ड लाइंस क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E0 इंटू आई क्यूब बना, और इसके अक्रॉस फील्ड, इनफॉर्म फील्ड में इस क्यूब को रखें। अब इसके लिए फ्लक्स क्या होगा, यह तुम्हारा कौन प्लेन हो गया, वाईजेड प्लेन हो गया, साइड मान लो ए है, तो एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, इस फेस का, सब फेस का एरिया, 6 फेस होगा क्यूब का, सब फेस का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा, इस केस में डायरेक्शन जो होगा यह
एक्स वाई प्लेन वाला में जेड होगा, तो यह इसके क्रॉस क्या होगा, फ्लक्स विल बी जीरो। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, एरिया इज अलोंग, एरिया वेक्टर इज अलोंग, है ना, या क्या बोलेंगे, जेड एक्सिस। तो क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस फ्लक्स विल भी क्या चीज़, जीरो। ये देख लो भाई, थोड़ा सा सोचोगे, या कौन प्लेन में होगा, एक्स जेड प्लेन में होगा, तो इसके लिए जे कैप का डायरेक्शन होगा माइनस जे कैप, इसके लिए एरिया का डायरेक्शन प्लस जे कैप बोला जाएगा, है ना। यह और इसके लिए एरिया का डायरेक्शन क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, आई कैप के अलॉन्ग, और इसके अलॉन्ग भी फिर क्या चीज़, माइनस आई कैप, है ना, वाई जेड वाला। और दूसरा दो फेस बच गया, इधर वाला क्या होगा, तो जेड एक्सिस वाला होगा, उसके अपोजिट फेस वाला क्या होगा, नेगेटिव जेड एक्स। इस चार फेस पर तो फ्लक्स अपने आप क्या है, जीरो है। सोचने के लिए सोचो, यही कमरा के बारे में सोचा जा रहा है, इससे फील्ड आ रहा है, तो इसके लिए इस फेस के लिए उधर से देखने पर फ्लक्स विल भी नेगेटिव, और इधर से निकल रहा है तो उतना ही फ्लक्स विल भी पॉजिटिव, है ना। क्यों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया सेम, लेकिन इस फेस के लिए है ना, डब्बा बड़ा। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ इस तरह से, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, तो इस फेस के लिए फ्लक्स होगा, इस फेस के लिए भी फ्लक्स होगा, लेकिन एरिया का डायरेक्शन इसके लिए क्या होगा बच्चों, नॉर्मली आउटवर्ड, और फील्ड लाइन्स अंदर, फ्लक्स विल बी नेगेटिव, और इतना ही फ्लक्स इसके लिए होगा, लेकिन आउटवर्ड है पॉजिटिव, और इसके लिए एरिया इधर, एरिया का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर जीरो। इसी तरह इस फेस पर भी क्या होगा, जीरो, और इस फेस के लिए भी एरिया का डायरेक्शन ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो 90 डिग्री का मामला है फ्लक्स। चार फेस पर क्या होगा, जीरो, और इस फेस पर फ्लक्स होगा, लेकिन एक पर फ्लक्स पॉजिटिव होगा, जिधर से घुस रहा है वो नेगेटिव होगा, जिधर से निकल रहा है वो पॉजिटिव होगा, तो नेट फ्लक्स इस क्यूब के थ्रू क्या होगा, जीरो होगा। हाँ, बशर्ते कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ये सिलेंडर वाला केस में भी बताए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फ्लक्स विल भी क्या चीज़, जीरो वाला बात सिखा दी। तो इतना बात सबको छोटा छोटा पॉइंट को, हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंड करेगा तो यहाँ का फ्लक्स कुछ होगा, यहाँ का फ्लक्स कुछ होगा, यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। अब नेट फ्लक्स निकालना होगा, जब प्लस वाला भरा है तो प्लस में आएगा, और माइनस वाला भरा है तो माइनस में आएगा। वो भी सवाल देखते हैं एनसीईआरटी में, वो सवाल एक छोटा सा दिया हुआ है, पहले इस तरह के रिज़ल्टों को आप ध्यान रखें। और भी सवाल सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड बताएंगे, लेकिन हम लोग गॉस लॉ पर चलेंगे। लेकिन गॉस लॉ से आने से जस्ट पहले मैं एक और सवाल एनसीईआरटी का मैं लिख देता हूँ और बता देता हूँ, लिख क्या देता हूँ, फिगर बता देता हूँ, और उसके बाद मैं बताता हूँ सवाल। एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, क्यूब है जिसका एज एक्स वाई और जेड के पैरेलल है, प्रत्येक साइड क्यूब का ए है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है जो नॉन यूनिफॉर्म, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई और जेड कंपोनेंट जीरो है, सिर्फ एक्स कंपोनेंट जो है सो अल्फ़ा इंटू एक्स का पावर हाफ एक्स का फंक्शन है। अलग अलग जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा। अभी जो बेसिक देख रहे थे, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता था तो जितना फ्लक्स यहाँ पर निगेटिव में होता था उतना ही फ्लक्स पॉजिटिव में, और चार फेस पर फ्लक्स जीरो होता था। उसी तरह चार फेस पर तो फ्लक्स यहाँ जीरो होगा, इस पर फ्लक्स होगा, इस पर फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स ऑन द लेफ्ट फेस, सॉल्यूशन दे रहे हैं बच्चों, फ्लक्स ऑन द लेफ्ट फेस, यह दे रहा है डिस्टेंस क्या है, यह ओरिजिन है और यह ए डिस्टेंस पर है, तो यह क्या होगा, और प्रत्येक साइड इसका ए है, तो एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा। और
फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, तो लेफ्ट फॉक्स के लिए फील्ड कितना हो जाएगा मेरा बच्चा, अल्फ़ा इंटू ए का पावर हाफ, और एरिया में ए स्क्वायर, और बीच का एंगल कितना, कॉस 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, माइनस अल्फ़ा ए का पावर 5/2, इस तरह से। और फाई ऑन द राइट फेस, फील्ड भी किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और एरिया भी उसी डायरेक्शन में। तो क्या लिखोगे, अल्फ़ा और यह ए या फिर ए, तो क्या हो जाएगा 2a का पावर हाफ आई इंटू ए स्क्वायर कॉस 0 डिग्री, कितना बचा, √2 अल्फ़ा इंटू ए का पावर 5/2। तो यह माइनस में और ये, तो नेट फ्लक्स क्या होगा बच्चों, 5 बराबर √2 अल्फ़ा ए का पावर 5/2 और अल्फ़ा इंटू ए का पावर 5/2। इसको बाहर ले लिया जाए अल्फ़ा ए, तो अल्फ़ा ए का पावर 5/2 आई इन √2 - 1। अब इसका वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, ए का वैल्यू दिया हुआ है, √2 का वैल्यू जान रहे हो, अपना कैलकुलेट कर रहे हो, √2 1.414, आपको जैसे जो रखना है पुट करना है ना। तो फ्लक्स यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स या वोल्ट पर मीटर, जो बोलना है सब लिखाएगा। तो इस तरह से सवालों को बनाना। अब गॉस लॉ बताएंगे, गॉस लॉ में बताएंगे क्या, फ्लक्स बराबर टोटल चार्ज किसी सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन 0। इस सवाल का एक पार्ट और है, कहता है कि टोटल चार्ज इनसाइड द क्यू निकालो, तो फ्लक्स निकल गया नेट फ्लक्स, तो फ्लक्स बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन 0, क्यू इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो क्यू इनसाइड द क्लोज सरफेस बराबर क्या होगा, फ्लक्स इनटू क्या चीज़, एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस फ्लक्स को, तो चार्ज निकल जाएगा। वो अगला गॉस लॉ के बाद का पार्ट है वो, तो हम पहले इतना बता चुके हैं। और ढेर सारा सवाल किस पर सीखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर सीखना है, और गॉस लॉ की बात पर मैं आ रहा हूँ। अब देखो, अब गॉस लॉ का स्टेटमेंट मैं देने जा रहा हूँ बच्चों, वहाँ मेरा मेन टॉपिक वही है गॉस लॉ। और गॉस लॉ से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बड़ा आसानी से निकालेंगे। हाँ, लेकिन वैसे केसेस में जिसमें साइमेट्रिक होगा, डिफरेंट साइमेट्रिक केस होगा, तभी हम लोग गॉस लॉ को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। क्या साइमेट्रिक का मतलब है, सो मैं दिखाऊंगा अभी। गॉस लॉ में बताने जा रहा हूँ बच्चों। इससे पहले 4 पॉइंट हो चुका, एरिया एलिमेंट, एरिया वेक्टर क्वांटिटी, सॉलिड एंगल, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और फोर्थ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लंबा ले चले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, और मेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही है। और फिर लास्ट 5वां पॉइंट था क्या चीज़, गॉस लॉ। अब गॉस लॉ पर आ जाओ आप। गॉस थ्योरम भी बोलते हैं। According to this law, the total electric flux or total normal electric induction over any closed surface इस टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन को एक छोटा नाम दे दिया जाता है मेरा बच्चा, TNEI, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 times the total charge enclosed by the surface
ये जो लॉ बोला गया वो स्टेटमेंट, अब लॉ जो है लॉ जो है वो आपको ऐसे सराउंडिंग में जहाँ फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, एयर है, उसके लिए। किसी दूसरे मीडियम के लिए भी बात करेंगे तो यहाँ इप्सिलॉन आ जाएगा, है ना। 1 इप्सिलॉन इज़ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और इप्सिलॉन का फॉर्मूला बताए हुए हैं, है ना। इप्सिलॉन R बराबर इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन 0, तो इप्सिलॉन बराबर इप्सिलॉन 0 इंटू इप्सिलॉन R, और इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी के नाम से जानते हो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इप्सिलॉन नॉट, वैल्यू जानते हो सब बच्चा, 1 बाई इप्सिलॉन 0 का वैल्यू भी जानते हैं, टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यह स्टेटमेंट हो गया, दैट इज टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और क्या, TNEI, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर द क्लोज सरफेस। फाई बराबर क्यू इन, सिग्मा क्यू इन कर दिया जाए, जितना भी चार्ज कहाँ में, इनसाइड द सरफेस, तो क्यू इन बाई क्या चीज़, इप्सिलॉन 0। सामान्य भाषा में फ्लक्स बराबर क्या चीज़, नेट चार्ज क्यू है तो क्यू बाई इप्सिलॉन 0 बोलोगे। बड़ा काम का फार्मूला है, 2 फार्मूला से काम करना है। अब एक फ्लक्स बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, और मन में रखना है कॉस थीटा वाला टर्म, और दूसरा फ्लक्स बराबर क्यू बाई इप्सिलॉन 0। इसी 2 लाइन पर, 2 ही है ना क्लू पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालेंगे अलग अलग केसेस में, है ना। तो यह गॉस लॉ को हम लोग एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, है ना। गॉस लॉ का एस्टेब्लिश्ड क्वेश्चन बनता है ना बोर्ड के लेवल सब में, स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ। तो वह गॉस लॉ का हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं इसके लिए, कि कोई क्लोज सरफेस है, इरेगुलर शेप का है। अब इसमें चार्ज है Q1, Q2, Q3 माइनस Q3, या प्लस Q1 प्लस Q2, Q4, Q5। अब इसके अक्रॉस, इस क्लोज सरफेस के क्रॉस क्या होगा, फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स बराबर क्या होगा, टोटल फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस। इस चार्ज से इसको कोई वास्ता नहीं, जो हमारे सरफेस, क्लोज सरफेस से बाहर चार्ज है उसको इस नेट चार्ज में कोई मतलब ही नहीं। तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 बाई इप्सिलॉन 0, ये बात बोले। अब इसमें एक टर्म आएगा, है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर डी है वेक्टर, और उसको सरफेस पूरे क्लोज सरफेस पर इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा बच्चा। तो एक टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है E, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E भी रिस्पॉन्सिबल है, मतलब आउटसाइड चार्ज भी और इनर चार्ज भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन फ्लक्स के लिए सिर्फ इनर चार्ज ही क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। ये छोटा सा ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है कि, है ना। तो अभी हम स्टेटमेंट को थोड़ा सा दूसरे रूप में भी लिखना सिखाते हैं इसी, है ना। इलेक्ट्रीफाई को हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर E डॉट DA पूरे क्लोज सरफेस के लिए, तो क्या हो जाएगा, दैट इज़ फाई E डॉट DA बराबर Q बाई इप्सिलॉन 0, टोटल चार्ज इनसाइड द Q इन बाई इप्सिलॉन 0। या गॉस लॉ का एक मैथमेटिकल फार्मूला है ना। आगे चल के मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन बोला जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो फर्स्ट फील्ड इक्वेशन का फॉर्म यही है ना। फर्स्ट मैक्सवेल फर्स्ट फील्ड इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द क्या चीज़, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चीज़ को लिखना है। फ्लक्स का परिभाषा से हम लोग लाए टोटल फ्लक्स E डॉट DA पूरे क्लोज सरफेस के लिए। तो इतना मैं अभी जो समझाने का बात कर रहा था, क्या चीज़, सिर्फ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इनर चार्ज और आउटर चार्ज सब रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इस Q इन वाला में सिर्फ क्या होगा, जो फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो क्लोज सरफेस के क्रॉस, उसमें सिर्फ अंदर वाले चार्ज से मतलब है। तो कुछ पॉइंट्स को बात करना है
है ना। एक इमेजिनरी सरफेस का कल्पना करना होगा जहाँ गॉस लॉ लगाएंगे, है ना, उसमें कुछ सिमेट्री होगा, और इसे सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। अभी आ रहे हैं गॉसियन सरफेस सब पर। पॉइंट चार्ज होगा, स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर होगा, स्फेरिकल चार्ज बॉडी होगा, तो गॉसियन सरफेसेस आर क्या चीज़, स्फेरिकल सरफेस। लाइन चार्ज होगा, वायर है, इनफॉर्मली चार्ज रॉड का केस होगा, इनफॉर्मली चार्ज सिलेंडर का केस होगा, तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा। और सीटी सब वाला में हम लोग देखेंगे कि सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, क्यूबिकल भी गॉसियन सरफेस लिया जा सकता है। तो इस तरह से बात को हम लोग बात करें तो एक कंसेप्ट बनाना पड़ेगा किसके लिए, गॉसियन सरफेस के लिए। तो मैं अभी गॉस लॉ को इस्टेब्लिश करने जा रहा, प्रूफ देने जा रहा। अगर घेरा के अंदर में कोई चार्ज नहीं होगा तो गॉस लॉ क्या स्टेटमेंट बिना कहे हुए यह कहता है कि टोटल फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर चार्ज कहाँ है, बाहर में है, तो चार्ज अंदर में होगा तभी, ठीक है। तो इस तरह से बात करेंगे। गॉस लॉ को प्रूफ करने चले हैं बच्चों। तो देखो एक क्या है, कोई इरेगुलर शेप वाला क्लोज सरफेस है। अभी हम लोग एक ही चार्ज की बात करें, इस क्लोज सरफेस के अंदर प्लस क्यू चार्ज है ओ पॉइंट पर, ये कोई क्लोज सरफेस है पूरा। अब इस सरफेस के किसी पॉइंट पी पर एक छोटा एरिया एलिमेंट कंसीडर किए बच्चों। वह डीए वेक्टर होगा, नॉर्मली आउटवर्ड बोलोगे। यह पी पॉइंट है, यह आर वेक्टर है, ओपी वेक्टर। एरिया का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट पर होगा उसका डायरेक्शन भी इधर ही होगा, प्लस चार्ज है तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा एट पी। इसके बीच का एंगल अपने मन से हम लोग क्या मान लें, थीटा। ई वेक्टर और डी ए वेक्टर का एट पॉइंट पी। अब तुमको साबित करके दिखाना कि इस पूरे क्लोज सरफेस फ्लक्स क्या होगा, तो क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो होगा। तो यह कोई क्लोज सरफेस है ए बी सी, दो चार लाइन भाषा। लेट ए बी सी बी ए क्लोज सरफेस हैविंग चार्ज प्लस क्यू एट ओ then we have to show that total flux over this Gaussian surface phi बराबर q by epsilon जीरो। q by epsilon जीरो साबित करने के लिए क्या करें, we assume a point P on the surface such that OP vector बराबर R vector। Here electric field E vector at P is given as, बोलो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड q बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर अलॉन्ग ओ पी वैक्टर और आर वैक्टर। अब बच्चों p पॉइंट पर हम लोग क्या किए, वी कंसीडर ए स्मॉल एरिया एलिमेंट dA vector at point P let theta बराबर एंगल बिटवीन
E vector and dA vector at P, then electric flux across this area element, छोटे एरिया एलिमेंट के लिए डी फाई बराबर ई डॉट डी ए कॉस थीटा। ई के जगह क्या लिखाए हैं भाई, तो क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा, क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ध्यान देगा बच्चा, है ना, मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, कुछ है नहीं इसमें, है ना। ये डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर टर्म पढ़ाया हुआ है, सेकंड टर्म था सॉलिड एंगल, हम जो 4 को पॉइंट पिछले लेक्चर में सिखाए थे। तो सॉलिड एंगल एरिया के द्वारा किसी पॉइंट पर बनाए गया एंगल को सॉलिड एंगल बोले थे। डी ओमेगा पाई बराबर क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा, बिकॉज चूँकि क्या है डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर बराबर कितना, डी ओमेगा। सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट ओ, सबटेंडेड एट ओ बाई एरिया एलिमेंट, बाई एट ओ बाई एरिया एलिमेंट। थोड़ा सा देखोगे भाई, ऊपर नीचे लिख रहे हैं, एरिया एलिमेंट डी ए एट पी डी ओमेगा। तो डी फाई बराबर क्या निकल कर आया, नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स over the closed surface फाई बराबर, इंटीग्रेट करेंगे पूरे सरफेस के लिए, तो क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 और इंटीग्रेशन पूरे लूप सरफेस क्लोज सरफेस के लिए डी ओमेगा। और इसका वैल्यू मैं बताया था 4 पाई, द टोटल सॉलिड एंगल अराउंड ए, है ना, पॉइंट बाई एनी क्लोज सरफेस विल बी क्या चीज़ 4 पाई स्टेरेडियन। तो इसका वैल्यू कितना लिखाए हुए हैं, पूरे इंटायर सरफेस को ये रिप्रेजेंट करेगा इंटीग्रेशन में, ये लूप जो बना है। अगर यहाँ जैसे यहाँ डी ए था एरिया के लिए, अगर लेंथ वाला रहता जैसे पोटेंशियल डिफरेंस ये सब में लेते थे तो उसको लूप के लिए बोलते थे, आइए पूरे सरफेस क्लोज सरफेस के लिए बोले। तो क्या हो गया, क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू क्या चीज़ 4 पाई गॉन, क्यू बाई इप्सिलॉन 0 प्रूव्ड हो गया मेरा बच्चा। ये यहाँ से स्टार्ट किए थे, ये सब पहले से लिखा हुआ है, उसको इस्टेब्लिश कर दिए। तो थोड़ा सिस्टम में लिखेंगे आप लोग, है ना, कैसे कैसे एक एक करके आगे बढ़ते चले जाएंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे। यहाँ पर लिख देंगे द टोटल सॉलिड एंगल अराउंड ए पॉइंट by any closed surface at the total solid angle at a point inside the closed surface will be क्या चीज़ 4 पाई। पूरे इंटायर सरफेस के कारण उस क्लोज सरफेस के अंदर में जो पॉइंट होगा उस पर टोटल सॉलिड एंगल क्या बनेगा 4 पाई। तो इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन पूरे लूप के लिए, इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर बराबर 4 पाई स्टेरेडियन बोलते हैं। तो बड़ा काम का चीज़ निकला, फ्लक्स बराबर क्यू बाई इप्सिलॉन 0। अभी जस्ट सवाल बता रहे थे क्यूब वाला में, मैं बोल रहा था उसका सवाल का सेकंड पार्ट, नेट फ्लक्स निकाल दिया, कहता है नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब बताओ। तो बस फ्लक्स निकल गया, तो क्यू बाई इप्सिलॉन 0, क्यू बराबर इप्सिलॉन 0 इंटू क्या चीज़ फ्लक्स। तो उस तरह से हम लोग अब ढेर सारी बात करने जा रहे हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की बात करने जा रहे हैं, है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ अगला लेक्चर में रखेंगे, है ना, थोड़ा इतना ही कम ही पढ़ा जाए। और इसको फिर से आप क्या करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। और अपने लोग के लिए अब मेन 2 ही चीज़ निकल कर आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर
फील्ड इनटू एरिया, कॉस थीटा जो है तो है, और दूसरा फ्लक्स बराबर क्यू इनसाइड बाई क्या चीज़, एप्सिलॉन जीरो, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। अगर चार्ज बाहर होता यही चार्ज तो उसके लिए क्या होता है, इस सरफेस के लिए फ्लक्स निगेटिव और इस सरफेस के लिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ छोटा एरिया, यहाँ ज़्यादा एरिया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम, यहाँ फील्ड लाइन्स अंदर जा रहा है तो निगेटिव हो गया, यहाँ फील्ड लाइन्स इमर्ज कर रहा है तो पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया बढ़ गया, फील्ड घट गया, तो इस तरह का चीज़। लेकिन यह सॉलिड एंगल जो बनाएगा सो बराबर एंगल बनाएगा, इसमें जितना फ्लक्स यहाँ के लिए होगा उतना ही फ्लक्स इस यहाँ के लिए होगा, लेकिन यह निगेटिव होगा और यह पॉजिटिव होगा तो नेट फ्लक्स विल भी क्या चीज़, जीरो। तो चार्ज घेरा के बाहर होगा तो उसके कारण कोई फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के क्रॉस नहीं होगा। इस पॉइंट सबको अगले लेक्चर में लिखाएंगे, आज थोड़ा कम ही पढ़ा पाए, है ना। कब भी क्या है इसको रिपीट करते रहना है, आज का लेक्चर थोड़ा छोटा ही होगा और आगे की बात फिर से हम लोग देखेंगे। आज भी सब 2-4 सवाल गॉस लॉ, तो बोर्ड के एग्जामिनेशन के हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्लासिकल क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ, तो उसको लिखा जाएगा। इसके लास्ट में कंक्लूजन दे देंगे, चार्ज गॉसियन सरफेस मतलब क्लोज सरफेस से बाहर होगा तो नेट फ्लक्स उस चार्ज के कारण कोई फ्लक्स नहीं होगा उस क्लोज सरफेस के क्रॉस। इतनी बात है ना, पढ़ा दिया। अगले दिन का अगला लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिसमें फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाएंगे फटाफट। और उस जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस ये सब पर आएंगे, फिर कुछ टिपिकल सवालों की बात करेंगे हम लोग। तो आज का लेक्चर यहीं तक बच्चों, घर पर रह के इस सब को रिवाइज करते रहें, 11th के टॉपिक को भी थोड़ा थोड़ा स्टडी करते रहें सारा बच्चा। तो अभी एक तरह से छुट्टी वाला माहौल है, घर पर ही रह रहे हैं आप, कहीं निकल नहीं रहे हैं, कहीं निकलना भी नहीं है, तो आप उसको क्या करते हैं, बिना मतलब के निकलना ही नहीं है कहीं, तो आप उसको घर पर बैठकर सबको पिछले सब लेक्चर को रिवाइज करें और 11th के टॉपिक सबको रिवाइज करते रहें। ये मैं बार बार बोलता हूँ, है ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब जो मैथ ग्रुप वाले हैं मैथ, बायो ग्रुप वाले हैं बायो, सब को रिवाइज करते रहे, सबको हम अपना मेंटेन करके बढ़ते चले, आगे बढ़ते चले, है ना। तो पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, तो आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।